एक बहुत ही दिलचस्प बात है। अगर हम पिछले 20 सालों को देखें ना, तो इंसान ने तकनीक की मदद से अपने काम करने की रफ्तार, संवाद करने का तरीका और जानकारी हासिल करने की जो गति है, उसे कम से कम 10 से 50 गुना तक बढ़ा लिया है। हाँ बिल्कुल। और इतनी तेजी से बढ़ा लिया है कि हम कभी-कभी खुद ही हैरान रह जाते हैं। एग्जैक्टली तो लॉजिक तो ये कहता है कि अगर हमारे पास इतनी तेज तकनीक है, इतनी सुविधाएं हैं, तो हमें पहले से कहीं ज्यादा आजाद, रिलैक्स्ड और खुश होना चाहिए, है ना? जो कि असल में हो नहीं रहा है। हाँ, वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। आज बर्नआउट, एंजाइटी और एक अजीब सी थकावट के मामले इतिहास में सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। मतलब हम बाहर से एक बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रहे हैं, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है कि सिस्टम किसी भी पल क्रैश हो सकता है। सही कहा आपने। ये विरोधाभास ही आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। गति बढ़ गई है, लेकिन जो स्थिरता है वो कम हो गई है। हम्म। इसे कई समाजशास्त्री एक्सेलरेशन ट्रैप या गति का जाल कहते हैं। मतलब हम इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि बस तेज भागना ही आगे बढ़ना है, जबकि हकीकत में हम अपनी खुद की उस बुनियाद से कहीं ज्यादा तेजी से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें स्थिर रखती है। हाँ, और चलिए इसी बात को आज गहराई से समझते हैं। आज की इस गहरी चर्चा का मिशन यही है, ये समझना कि जब इंसान, समाज और कंपनियां अपनी स्थिरता को पीछे छोड़कर अंधाधुंध गति से बढ़ते हैं, तो असल में उस ढांचे के भीतर क्या टूट रहा होता है। बिल्कुल। और आज जो रिसर्च मटेरियल हमारे पास है ना, वो बहुत ही कमाल का है। हाँ, हमारे पास जो आज के स्रोत हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। इसमें ढांचागत विलंब यानी स्ट्रक्चरल लैग पर जो जेन जेड रियलिज्म की बातें हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा दी 8 लॉज ऑफ ग्रोथ से विकास के नियम और इस तेज रफ्तार दुनिया में बिना बिखरे आगे बढ़ने के लिए चौवानिज्म के सिद्धांतों का विश्लेषण भी हम करेंगे। तो बेसिकली हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे ज्यादा का मतलब हमेशा बेहतर या मजबूत नहीं होता है। एग्जैक्टली तो सबसे पहले इस पूरी चर्चा का जो सबसे अहम पहलू है ना, मुझे लगता है वो ये है कि हम इस थकावट को एक व्यक्तिगत नाकामी मानना बंद करें। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये कोई मनोवैज्ञानिक कमजोरी नहीं है जिसके लिए लोग खुद को कोसते रहते हैं। ये पूरी मानव सभ्यता के सामने खड़ी एक ढांचागत या स्ट्रक्चरल चुनौती है। सही बात है। आज समाज का जो आर्किटेक्चर है ना, वो इस नई गति को संभालने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। और ये ढांचागत चुनौती वाली बात मुझे इसलिए भी बहुत जरूरी लगती है क्योंकि हम अक्सर इसका सारा दोष नई पीढ़ी पर डाल देते हैं। बिल्कुल, हर जगह यही सुनने को मिलता है। हाँ, हर तरफ यही चर्चा होती है कि जेनजी बहुत अधीर है, उनमें स्थिरता नहीं है, वो बस जॉब हॉपिंग करते हैं या रातों रात सफलता चाहते हैं। लेकिन जो डेटा और विश्लेषण हम अपने स्रोतों में देख रहे हैं, वो इस जनरेशन गैप वाली थ्योरी को सिरे से खारिज करता है। हाँ, वो थ्योरी अब पुरानी हो चुकी है। वो रिसर्च कहती है कि ये पीढ़ियों का अंतर है ही नहीं, ये तो पर्यावरण का असंतुलन है। एग्जैक्टली। स्ट्रक्चरल लैग या ढांचागत विलंब का जो कॉन्सेप्ट है, वो इसे बहुत स्पष्ट तरीके से समझाता है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें, मान लीजिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति के दौर को देखें, अच्छा, तो उस समय अर्थव्यवस्था, समाज के नियम और तकनीक लगभग एक ही गति से विकसित हो रहे थे। शिक्षा प्रणाली उसी हिसाब से बदल रही थी जिस हिसाब से फैक्ट्रियों में काम बदल रहा था। मतलब एक सिंक था वहां। हाँ, एक तालमेल था। बिल्कुल। लेकिन आज क्या हो रहा है? जानकारी, ट्रेंड्स और तकनीक तो रातों रात बदल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमारी संस्थाएं, जैसे हमारे कानून, शिक्षा प्रणाली और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आज भी दशकों पुरानी गति से ही चल रहे हैं। इसका एक बहुत सटीक उदाहरण तो हम अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में ही देख सकते हैं। हाँ, एआई तो सबसे बड़ा उदाहरण है आज का। मतलब आज एआई कुछ ही सेकंड्स में एक पूरा लीगल कॉन्ट्रैक्ट या एक बहुत सुंदर आर्टवर्क तैयार कर देता है। इंसानी आकांक्षाएं और काम करने का तरीका मान लीजिए 5G की स्पीड पे अपडेट हो गया है। बिल्कुल, 5G या उससे भी तेज। हाँ, लेकिन अगर कोई उसी एआई द्वारा बनाए गए आर्टवर्क के कॉपीराइट का मामला किसी अदालत में लेकर जाए, तो उस लीगल सिस्टम को ये तय करने में 3 से 5 साल लग जाएंगे कि इसका असली मालिक कौन है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मेल ही नहीं है। ये बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। इस उपमा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जब एक हाई स्पीड सॉफ्टवेयर किसी पुराने और धीमे हार्डवेयर पर चलाया जाता है, तो सिर्फ ऐप ही क्रैश नहीं होता, पूरी मशीन ओवरहीट होने लगती है। हाँ, फोन एकदम गर्म हो जाता है ना। बिल्कुल, ऐसा ही इंसानों के साथ हो रहा है। जो युवा इस नए माहौल में बड़े हो रहे हैं, उनका दिमाग वैश्विक स्तर पर चीजों को तुरंत होते हुए देखने का आदी हो चुका है।
उनकी उम्मीदें उस तेज रफ्तार एल्गोरिथम की तरह सेट हो गई हैं। लेकिन जब वे कॉलेज से निकलकर वास्तविक दुनिया के धीमे स्ट्रक्चर जैसे एक पारंपरिक ऑफिस या किसी सरकारी व्यवस्था से टकराते हैं, तो एक गहरा फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। हाँ, और फिर समाज इसे युवाओं की अधीरता का नाम दे देता है। एग्जैक्टली जबकि असल में ये दो अलग अलग गति वाले पर्यावरणों का आपस में टकराना है। एक बहुत तेज है और एक बहुत धीमा। लेकिन यहाँ ना मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। मैं सोच रही थी कि क्या ये स्ट्रक्चरल लैग सिर्फ एक संयोग है या फिर संस्थाएं जानबूझकर धीमी रहती हैं? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पुराने सिस्टम्स बदलाव से डरते हैं और अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए वे जानबूझकर इस गति को धीमा करते हैं। क्या ये एक तरह का बचाव नहीं है? देखिए, ये सोचना बहुत स्वाभाविक है कि संस्थाएं आलसी हैं या जानबूझकर रुकावट डाल रही हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा विकासात्मक या इवोल्यूशनरी कारण है। अच्छा, वो क्या है? संस्थाओं का धीमापन कोई साजिश नहीं है, ये उनकी डिजाइन का सबसे जरूरी हिस्सा है। किसी भी बड़े सिस्टम को स्थिर रहने के लिए अत्यधिक सावधानी की जरूरत होती है। इनोवेशन या नवाचार हमेशा गति को इनाम देता है, लेकिन संस्थाएं स्थिरता और सुरक्षा को इनाम देती हैं। मतलब वो स्टेबिलिटी पर फोकस करती हैं। बिल्कुल। आप बस कल्पना कीजिए कि अगर हमारे देश का कानून या हमारी इकोनॉमी हर दिन ट्विटर पर ट्रेंड होने वाली नई चीजों के हिसाब से बदलने लगे, तो क्या होगा? समाज पूरी तरह से बिखर जाएगा ना। हाँ, वो तो है। हर दिन नया नियम बनेगा तो कोई फॉलो कैसे करेगा? तो मतलब संस्थाओं का काम तेज दौड़ना नहीं है, बल्कि उस जमीन को टूटने से बचाना है जिस पर हम दौड़ रहे हैं। एग्जैक्टली, यही सबसे बड़ी बात है। समस्या संस्थाओं के धीमेपन में नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब लोग अपनी जिंदगी के फैसले और अपनी उम्मीदें उन तेज ट्रेंड्स के आधार पर तय करने लगते हैं जो खुद बहुत अस्थिर होते हैं। हाँ, जो आज है और कल नहीं। चाहिए जब लोगों की उम्मीदें रॉकेट की रफ्तार से भागें और जमीनी हकीकत अपनी स्वाभाविक गति से चले, तो एक भयंकर घर्षण या फ्रिक्शन पैदा होता है। लोग खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगते हैं। और यहीं से मुझे लगता है पूरी कहानी एक नया मोड़ लेती है। क्योंकि जब लोग इस स्ट्रक्चरल लैग से टकराते हैं, जब उन्हें लगता है कि वो एक जगह फंस गए हैं, तो इंसान की डिफॉल्ट प्रतिक्रिया क्या होती है? वो और तेज भागने की कोशिश करता है। बिल्कुल। वो रुककर ये नहीं सोचता कि सिस्टम धीमा है, वो सोचता है कि शायद मैं ही काफी तेज नहीं भाग रहा हूँ। हाँ, वो खुद पर सवाल उठाने लगता है। और फिर वो सिस्टम से बाहर निकलने के लिए ग्रोथ या विकास का अंधाधुंध रास्ता अपना लेता है। वो एक साथ कई प्रोजेक्ट्स उठा लेगा, रातों रात स्केल करने की सोचेगा। यहीं पर हमारे दूसरे स्रोत द 8 लॉज ऑफ ग्रोथ का वो पहलू सामने आता है जो हमें असलियत का आईना दिखाता है। ये ग्रोथ वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प है। ग्रोथ के विचार को हमने इतना महिमा मंडित कर दिया है ना कि हम विस्तार यानी एक्सपेंशन और असली विकास के बीच का फर्क ही भूल गए हैं। हाँ, हम दोनों को एक ही मान लेते हैं, जबकि वो अलग हैं। हम मानते हैं कि अगर कोई चीज बड़ी हो रही है तो वो मजबूत भी हो रही होगी। मान लीजिए एक स्टार्टअप है, अगर वो हर महीने नए शहरों में ऑफिस खोल रहा है, सैकड़ों कर्मचारियों को काम पर रख रहा है, तो बाहर से देखने पर हर कोई कहेगा कि क्या शानदार ग्रोथ है। हाँ, हर कोई ताली बजाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर उसका कोर प्रोडक्ट या अंदरूनी मैनेजमेंट सिस्टम उस विस्तार को संभालने के लिए अपग्रेड नहीं हुआ है, तो वो असली ग्रोथ नहीं है। स्रोत इसे विस्तार का मिथक या द एक्सपेंशन मिथ कहता है। यानी बड़ा आकार हमेशा मजबूत बुनियाद की गारंटी नहीं देता। एकदम सही। बिना सही ढांचे के हुआ विस्तार सिस्टम को मजबूत नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ तनाव और दबाव को बढ़ाता है। और मुझे लगता है इसी बिंदु पर लॉ ऑफ टॉलरेंस यानी सहनशीलता का नियम बहुत काम आता है। हाँ, ये नियम तो इस पूरी पहेली की चाबी है। हर सिस्टम, चाहे वो एक इंसान का शरीर हो, उसकी मानसिक क्षमता हो, कोई कंपनी हो या पूरी अर्थव्यवस्था हो, उसकी एक टॉलरेंस या सीमा होती है। एक लिमिट होती है। लोग अक्सर टॉलरेंस का मतलब गलत निकालते हैं। वे सोचते हैं कि टॉलरेंस का मतलब है एक बार में कोई सिस्टम कितना भारी दबाव झेल सकता है। जैसे कोई सोचे कि एक इंसान एक दिन में 18 घंटे काम कर ले तो उसकी टॉलरेंस बहुत अच्छी है। हम अक्सर अपनी लिमिट पुश करने को ही टॉलरेंस मान लेते हैं। कहते हैं ना कि मैं कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ। लेकिन लॉ ऑफ टॉलरेंस के अनुसार क्षमता ये नहीं है कि कोई एक बार में कितना भार उठा सकता है। क्षमता यह है कि एक सिस्टम बिना अपनी अंदरूनी स्थिरता खोए लगातार कितना दबाव एब्जॉर्ब या सहन कर सकता है और कितनी जल्दी वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ सकता है। रिकवरी कितनी अच्छी है। एग्जैक्टली।
जब हम सिर्फ विस्तार पर ध्यान देते हैं और अपनी रिकवरी या ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान नहीं देते, तो हम अनजाने में इस टॉलरेंस की सीमा को पार कर जाते हैं। इसे समझने के लिए मुझे ज़ेंगा गेम का उदाहरण बहुत सटीक लगता है। हम सबने खेला है ना वो लकड़ी के ब्लॉक्स वाला गेम। हाँ बिल्कुल, बहुत पॉपुलर है। आप नीचे से लकड़ी के ब्लॉक्स निकालते हैं और उन्हें टावर के ऊपर रखते जाते हैं। बाहर से देखने पर टावर लगातार ऊंचा हो रहा होता है। कोई दूर से देखे तो कहेगा वाह शानदार ग्रोथ हो रही है, टावर बड़ा हो रहा है। हाँ, बाहर वाले को तो बस ऊंचाई दिखती है। लेकिन जो खेल रहा है उसे पता है कि हर नया ब्लॉक जो ऊपर रखा जा रहा है वो नीचे के ढांचे को और ज्यादा खोखला और कमजोर कर रहा है। टावर बढ़ा जरूर हो रहा है, लेकिन वो किसी भी पल भरभरा कर गिर सकता है। जिंगा का ये उदाहरण उस विजुअल को बहुत अच्छे से पकड़ता है, लेकिन इसके पीछे के मैकेनिज्म को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। वो पल जब टावर गिरता है, उसे हमारे स्रोत में केओस ट्रैप या अराजकता का जाल कहा गया है। केओस ट्रैप। हम अक्सर सोचते हैं कि अराजकता या किसी कंपनी का दिवालिया होना या किसी इंसान का नर्वस ब्रेकडाउन होना अचानक होता है। लोग कहते ना कि अरे एक दिन सब ठीक था और अगले दिन सब खत्म हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि केओस कभी अचानक नहीं आता। मतलब वो पर्दे के पीछे बहुत लंबे समय से तैयार हो रहा होता है। बिल्कुल। जब आपकी गति आपकी टॉलरेंस को पार कर जाती है तो सिस्टम के अंदर अनसुलझे दबाव या अनरिजॉल्व्ड स्ट्रेस इकट्ठे होने लगते हैं। बाहरी तौर पर सब कुछ सफल दिख रहा होता है, बैलेंस शीट में नंबर बढ़ रहे होते हैं, इंसान का रिज्यूमे बहुत भारी हो रहा होता है। हाँ, सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर सिस्टम के पास उन नए बदलावों को प्रोसेस करने या सुलझाने का समय नहीं होता। वे अधूरे काम, वे छोटे छोटे तनाव, वो कम्युनिकेशन गैप, ये सब सिस्टम में साइलेंटली जमा होते रहते हैं और फिर एक दिन वो फट पड़ते हैं। एग्जैक्टली। अंततः यही संचित दबाव केओस में बदल जाता है। केओस कोई घटना या इवेंट नहीं है, ये एक गणितीय परिणाम है। ये उस बात का नतीजा है कि लगातार बिना स्थिरता बनाए विस्तार किया गया। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगी, या यूं कहें कि एक काउंटर पॉइंट रखना चाहूंगी। मैं ये सोच रही थी कि क्या केओस या डिस्टर्बेंस हमेशा बुरा ही होता है? आप किस संदर्भ में कह रही हैं? मतलब अगर हम इतिहास देखें, चाहे वो तकनीकी क्रांति हो या कोई बड़ा सामाजिक सुधार, तो कुछ नया और बेहतर बनाने के लिए पुरानी चीजों का टूटना या सिस्टम का डिस्टर्ब होना जरूरी नहीं है। क्या सिर्फ स्थिरता के नाम पर हम एक ही जगह रुके रह सकते हैं? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, और यहीं पर डिस्टर्बेंस और केओस के बीच एक बहुत ही बारीक लेकिन क्रिटिकल अंतर स्पष्ट करना जरूरी है। दोनों में क्या फर्क है? स्रोत बहुत साफ तौर और कहता है कि डिस्टर्बेंस या हलचल विकास का शुरुआती बिंदु है। जब कोई कुछ नया सीखता है, कोई नई जिम्मेदारी लेता है या बाजार में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, तो पुरानी स्थिरता डिस्टर्ब होती है। हाँ, बदलाव तो आता ही है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक है और विकास के लिए जरूरी है, जैसे तालाब में पत्थर फेंकने पर लहरें उठती हैं। तो फिर वो डिस्टर्बेंस केओस में कब बदल जाता है? वो तब बदलता है जब उस डिस्टर्बेंस को सुलझाया या रिजॉल्व नहीं किया जाता। अगर कोई तालाब में एक पत्थर फेंके, लहरें उठें और वो पानी को वापस शांत होने दे, तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन अगर कोई लगातार बिना रुके 100 पत्थर तालाब में फेंकता जाए, तो वो डिस्टर्बेंस सुलझेगा नहीं। पानी तालाब से बाहर छलकने लगेगा। वो केओस है। अरे वाह, ये बहुत क्लियर है। अगर आप एक हलचल को सुलझाए बिना ही दूसरी हलचल पैदा कर देते हैं और फिर तीसरी, तो वो तनाव जमा होने लगता है। केओस तब पैदा होता है जब हम डिस्टर्बेंस को ही विकास मान लेते हैं और उसे बिना रिजॉल्व किए बस आगे बढ़ते जाते हैं। ये एक बहुत ही आहा मोमेंट है मेरे लिए। मतलब विकास ये नहीं है कि आपने कितने नए काम शुरू किए, विकास ये है कि आपने कितने डिस्टर्बेंस को सफलता से सुलझाकर एक नई स्थिरता हासिल की है। बिल्कुल, एक नया इक्विलिब्रियम बनाना जरूरी है। अब हम इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम एक ऐसे दौर में हैं जहां गति बहुत तेज है, हमारे आसपास के स्ट्रक्चर बहुत पीछे छूट रहे हैं और हम सब बिना जाने अपनी टॉलरेंस की सीमा से बाहर जाके इस केओस ट्रैप में फंसने के कगार पर है, तो समाधान क्या है? हाँ, असली सवाल तो यही है कि करना क्या है। हम इस एक्सीलरेशन की दुनिया में खुद को बिखरने से कैसे रोकें? और इसके जवाब के लिए जो हमारा तीसरा स्रोत है ना, चुवानिज्म का फलसफा,
वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल और दिलचस्प नजरिया पेश करता है। हाँ, और इस फलसफे की सबसे अच्छी बात यह है कि जब दुनिया पहले ही इतनी जटिल और तेजी से बदल रही हो, तो यह हमें किसी नई भारी भरकम विचारधारा या किसी कड़े नियम कानून से नहीं बांधता। तो ये क्या करता है? ये सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम देता है जो दो बहुत ही सरल लेकिन गहरे सिद्धांतों पर टिका है। मिनिमल हार्म और मैक्सिमम क्लैरिटी, यानी न्यूनतम नुकसान और अधिकतम स्पष्टता। न्यूनतम नुकसान। मुझे लगता है यहाँ लोगों को थोड़ी गलतफहमी हो सकती है। कैसी गलतफहमी? मतलब जब हम मिनिमल हार्म सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत ही आदर्शवादी, नैतिक या पैसिव विचार है। जैसे बस चुपचाप बैठे रहो, किसी से कुछ मत कहो, कोई रिस्क मत लो ताकि किसी को नुकसान ना हो। क्या ये वही है? बिल्कुल नहीं, और ये समझना बहुत जरूरी है। मिनिमल हार्म कोई धार्मिक या नैतिक उपदेश नहीं है। ये असल में स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस या ढांचागत बुद्धिमत्ता है। अच्छा, तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जो सिस्टम में अनावश्यक घर्षण या फ्रिक्शन पैदा करे। जब एक सिस्टम, चाहे वो अपना शरीर हो या कंपनी की टीम, पहले से लॉ ऑफ टॉलरेंस की सीमा पर काम कर रही है, तो उसमें अपने अहंकार या जल्दबाजी के कारण बेवजह का दबाव जोड़ना बेवकूफ़ी है। ये सिद्धांत ये नहीं पूछता कि क्या सही है या क्या गलत है। ये बस ये पूछता है कि क्या आपके इस कदम से अनावश्यक अस्थिरता बढ़ेगी। और मैक्सिमम क्लैरिटी यानी अधिकतम स्पष्टता का यहाँ क्या रोल है? ये घर्षण को कम करने में कैसे मदद करती है? स्पष्टता का मतलब है चीजों को बिना अपने अहंकार, अपने डर या अपने पुराने पूर्वाग्रहों के चश्मे के बिल्कुल वैसी ही देखना जैसी वे हकीकत में हैं। बिना किसी फिल्टर के। हाँ, अगर हम इंसान के जीव विज्ञान और मनोविज्ञान को देखें, तो जब भी कोई तनाव में होता है तो उसका फाइट या फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। हमारा अहंकार हमें हर छोटी बात को खतरे के रूप में देखने पर मजबूर करता है और हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं। बिल्कुल, हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं। ज्यादातर नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि तनाव में उनका विजन धुंधला हो जाता है और वे अनावश्यक घर्षण पैदा करते हैं। मैक्सिमम क्लैरिटी उसी धुंधलेपन को हटाती है। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए हम घने कोहरे में पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है। कोहरा यहाँ हमारे आज की इस तेजी से बदलते, भ्रमित करने वाले और एक्सेलरेशन वाले समय का प्रतीक है। अब कोहरे में आप रेस का एक्सेलरेटर नहीं दबाते। बिल्कुल नहीं, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, यानी आप अंधी ग्रोथ के पीछे नहीं भागते। इसके बजाय आप सबसे पहले अपनी गाड़ी के फॉग लैंप ऑन करते हैं। यही है आपकी अधिकतम स्पष्टता, ताकि आपको हकीकत साफ दिखे कि रास्ता कहाँ जा रहा है। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। और फिर आप बहुत ही सावधानी से अपनी लेन में कंट्रोल के साथ चलते हैं ताकि आप किसी और से ना टकराएं। ये हुआ न्यूनतम नुकसान। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। कोहरे में स्पीड से ज्यादा महत्वपूर्ण है विजन और कंट्रोल। इसे अगर हम कॉर्पोरेट जगत या रियल लाइफ से जोड़ें तो 2008 के वित्तीय संकट या हाल ही के जो टेक लेऑफ्स हुए हैं उन्हें देखिए। उन्होंने क्या किया? बड़ी कंपनियों ने ठीक यही किया, अंधी ग्रोथ के पीछे भागे, एक्सेलरेटर दबा दिया और जब कोहरा घना हुआ तो वे क्रैश हो गए। अगर उन्होंने स्पष्टता के साथ सिर्फ सस्टेनेबल कदम उठाए होते तो ये केओस नहीं होता। लेकिन अगर हम इसे एक व्यक्ति के स्तर पर देखें और फिर से न्यूनतम नुकसान पर वापस आए, मेरे दिमाग में एक और सवाल है। हाँ, बताइए। मान लीजिए किसी के साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है या कोई सिस्टम पूरी तरह से सड़ चुका है, तो क्या तब भी न्यूनतम नुकसान का मतलब ये है कि हम कोई कड़ा कदम न उठाएं? अगर सर्जरी की जरूरत है तो क्या हम सिर्फ इसलिए सर्जरी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें चीरफाड़ का नुकसान होगा? ये एक बहुत ही शानदार चुनौती है और इसका जवाब भी उसी में छुपा है। मिनिमल हार्म का मतलब ये नहीं है कि जीवन में कोई दर्द, संघर्ष या कड़े फैसले नहीं होंगे। आपने जो सर्जन का उदाहरण दिया ना, उसी को लेते हैं। जब एक सर्जन कैंसर का ट्यूमर निकालता है तो वह शरीर में चीरा लगाता है, जो कि एक डिस्टर्बेंस है, एक नुकसान है। लेकिन वो सर्जन सिर्फ उतनी ही गहराई तक चीरा लगाता है जितना ट्यूमर निकालने के लिए जरूरी है। हाँ, वो बेमतलब पूरा शरीर नहीं काटता। एग्जैक्टली। वो अपने गुस्से या अहंकार में आकर आरी से आधा शरीर नहीं काट देता। यानी वो बल प्रयोग करता है लेकिन बहुत ही सटीकता या प्रिसिजन के साथ। बिल्कुल। फर्क ये है कि क्या उठाया गया कदम आनुपातिक या प्रोपोर्शनल है। क्या वो कदम सिर्फ उतनी ही ताकत का इस्तेमाल कर रहा है जितनी समस्या को सुलझाने के लिए जरूरी है, या वो कदम किसी के अहंकार, गुस्से या झल्लाहट से आ रहा है।
ये बहुत गहरी बात है। स्पष्टता हमें यह दिखाती है कि कहाँ बल का प्रयोग जरूरी है और कहाँ हमें पीछे हटना है। ये हमें रिएक्शन से हटाकर रिस्पॉन्स की ओर ले जाती है। न्यूनतम नुकसान किसी को पैसिव या कमजोर नहीं बनाता, ये उसे एक सर्जन की तरह सटीक और प्रभावी बनाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल नजरिया है। मतलब जब स्पष्टता होती है तो आप समस्या को सुलझाते हैं, ना कि उस पर अपने अहंकार का हथौड़ा मारकर एक नया केओस पैदा करते हैं। बिल्कुल सही। अगर हम आज के इस पूरे गहन अध्ययन के धागों को एक साथ समेटें तो जो सबसे बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आती है वो ये है कि समस्या हमारे विकास करने या तेज भागने की इच्छा में नहीं है। महत्वाकांक्षा बुरी नहीं है। हाँ, एम्बिशन में कोई बुराई नहीं है। समस्या इस बात में है कि हम अपनी रफ्तार को अपने ढांचे या स्ट्रक्चर से बहुत आगे ले जा रहे हैं। और यही स्ट्रक्चरल लैग का मुख्य सार है। हम पीढ़ियों को दोष देते रहते हैं, जबकि हमें यह समझने की जरूरत है कि धीमी संस्थाएं और तेज उम्मीदों के बीच का टकराव ही सारी अस्थिरता की जड़ है। हम इस टकराव को सुलझाने के बजाय विस्तार के मिथक में फंस जाते हैं और लॉ ऑफ टॉलरेंस को भूल जाते हैं। और हम उस जेंगा के टावर की तरह बस ऊपर बढ़ते जाते हैं, बिना ये सोचे कि हमारी बुनियाद कितना दबाव झेल सकती है। और अंततः हम उस केओस ट्रैप में गिर जाते हैं जो हमने खुद अपने अनसुलझे तनावों से बनाया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन सब से बचने का रास्ता भी हमारे पास है। हाँ, मिनिमल हार्म और मैक्सिमम क्लैरिटी। अपनी धारणाओं को साफ रखना, बिना अहंकार के हकीकत को देखना और ऐसे फैसले लेना जो सिस्टम में बेवजह का टकराव या डिस्टर्बेंस पैदा ना करें। इस चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि जो लोग आज के समय में लगातार बर्नआउट या थकावट से जूझ रहे हैं, उन्हें अपने सोचने का नजरिया बदलना होगा। उन्हें खुद पर दया करनी होगी। हाँ, थकावट इस बात का संकेत नहीं है कि कोई दुनिया की रेस में पीछे छूट रहा है। ये इस बात का संकेत है कि वो एक ऐसे सिस्टम की टॉलरेंस के पार जा रहा है जो अभी उस रफ्तार के लिए तैयारी नहीं है। ये वाकई एक बहुत ही सुकून देने वाला विचार है। तो इससे पहले कि हम आज की इस चर्चा को खत्म करें, मैं यहाँ एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। एक ऐसा सवाल जो शायद हमें अपने काम करने और जीने के तरीके को एक नए चश्मे से देखने पर मजबूर कर दें। बिल्कुल, पूछिए। हम जब भी विकास, करियर या समाज की बात करते हैं तो हम हमेशा एक ही सवाल पूछते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ें, हम और तेजी से कैसे सफल हों। हाँ, हमारी पूरी संस्कृति, हमारा एजुकेशन सिस्टम इसी और ज्यादा और तेज की भूख पर टिका हुआ है। लेकिन शायद आज के इस एक्सेलरेशन या अंधी दौड़ वाले दौर में सबसे क्रांतिकारी और सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि हम आगे कैसे बढ़ें। तो क्या है वो सवाल? शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमें खुद से और अपने सिस्टम से पूछना चाहिए वो ये है कि हम किस हद तक अपनी इस अंधी दौड़ को रोक सकते हैं या अपनी ग्रोथ को पॉज कर सकते हैं, ताकि हम जो कुछ भी अब तक बन चुके हैं उसे बिखरने या टूटने से बचा सकें। ये वाकई एक ऐसा विचार है जिस पर बहुत गहरे सोचने की जरूरत है। वृद्धि या ग्रोथ तब तक कोई मायने नहीं रखती जब तक हम उस वृद्धि से पैदा हुए डिस्टर्बेंस को संभाल न सकें। बिल्कुल। अगली बार जब ऐसा लगे कि जीवन की गाड़ी बहुत तेज भाग रही है और रास्ते पर धुंध है, तो बस याद रखिएगा, कोहरे में एक्सेलरेटर नहीं, फॉग लैंप काम आते हैं। स्पष्टता बनाए रखिए और बेवजह के नुकसान से बचिए।